हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और लोक सेवा आयोग। इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय संविधान का भाग 14 है। तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक हमारे लोकसभा आयोग मतलब जैसे हमारे संघ और राज्यों के लिए उनके गठन, संरचना, कार्य और शक्तियों इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 तक। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे लोक सेवा आयोग का ऐतिहासिक विकास मतलब पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। तो भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत हमारे अंग्रेजों के समय हो गई थी। अब इनका क्रमिक विकास क्या है वो देख लेते हैं। शुरुआत में से इसकी नामांकन की बात करते हैं। शुरुआत की बात करें तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारियों का चयन केवल सिफारिश मतलब नामांकन के आधार पर ही होता था। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो 1854-55 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट आई थी 1854 में। उसी के आधार पर 1855 में लंदन में प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई थी। बात करें उस प्रतियोगी परीक्षा की तो आयु सीमा उसमें रखी गई थी 18 से 23 साल। क्या 18 से 23 साल उसकी आयु सीमा रखी गई थी और मीडियम क्या था, अंग्रेजी। तो ये हमारी परीक्षा कहाँ ली जाती थी, लंदन के अंदर। आप इसे याद रखेंगे। और 1854 के आधार पर 1855 में लंदन में शुरू हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। पहले भारतीय की बात करें तो 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर हमारे सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय बने थे। बात करें सेवाओं के वर्गीकरण की, जो हमारी सिविल सेवा है उनके वर्गीकरण की बात करें 1887 में उसका वर्गीकरण किया था। तो एटनबरो जो समिति थी इसकी सिफारिश पर सेवाओं को 3 भागों में बांटा था। जो हमारी सेवाएं थी उनको 3 भागों में बांटा था। किसकी सिफारिश पे, एटनबरो समिति की सिफारिश पे। एक तो हमारी शाही सेवा मतलब इंपीरियल, हमारे प्रांतीय मतलब प्रोविंशियल और अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट। ये इस प्रकार 3 प्रकार की सेवाओं में से बांटा था। भारत में परीक्षा की बात करें तो 1922 से भारत में परीक्षा शुरू हो गई थी। तो 1922 से ये परीक्षा भारत पहले ये हमारे इलाहाबाद फिर हमारे दिल्ली में आयोजित होने लग गई थी। सबसे पहले तो हमारे इलाहाबाद में शुरू हुई थी, फिर हमारे दिल्ली में ये परीक्षा आयोजित होनी शुरू हो गई थी। तो प्रथम लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें तो ली आयोग जो हमारा 1923 में बना था। तो इस आयोग की सिफारिश पर 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सर रॉस बार्कर सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में भारत में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब, 1926 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर रॉस बार्कर। फिर संघीय लोक सेवा आयोग की बात करें 1935 के तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम बदल के फेडरल मतलब संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। कब, 1 अप्रैल 1937 को। आजादी के बाद की बात करें 1950 की तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर, जब संविधान लागू होता है तो अनुच्छेद 378 के तहत 378 के तहत यही आयोग क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में काम करने लग गया था। कब से, 26 जनवरी 1950 से। तो अब हमने इसका इतिहास तो देख लिया। अब इनके जो संबंधित अनुच्छेद है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कैसे होता है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन कर सकता है और कैसे होता है, इसका प्रावधान हमारे अनुच्छेद 312 में दिया गया है। बात करें 312 में क्या प्रावधान किए गए हैं तो संसद को संघ और राज्यों के लिए, संसद क्या संघ और राज्यों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का अधिकार दिया गया है। किसे, संसद। विशेष शक्ति की बात करें तो नई सेवा बनाने की पहल, कि जो भी कोई नई सेवा होगी तो नई सेवा बनाने की पहल केवल और केवल राज्यसभा में ही हो सकती है, लोकसभा में नहीं। यदि राज्यसभा भी अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में एक नई सेवा की आवश्यकता है तो संसद कानून बना के उसे स्थापित कर देगी, मतलब नई सेवा की स्थापना कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे लोक सेवा आयोगों से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए संविधान के अंदर, जो हमारे अनुच्छेद 315 से 323 तक किए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 315 जिसमें आयोगों की स्थापना के बारे में बताया गया है। 315 एक की बात करें तो ये क्या कहता है, हमारे संघ मतलब केंद्र के लिए एक यूपीएससी होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग मतलब एसपीएससी होगा। ये हमारे 315 एक में बताया गया है। 315 दो की बात करें तो दो या दो से अधिक राज्य चाहे तो अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पारित करा के या अपने अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पारित करा सकते हैं ऐसा। और इसके बाद क्या है, संसद कानून बनाकर उन राज्यों के लिए क्या है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब जेएसपीएससी बना सकेगी। ये हमारे 315 दो में प्रावधान किया गया है। 315 चार की बात करें यदि किसी राज्य का राज्यपाल आग्रह करे, क्या, यदि किसी राज्य का राज्यपाल आग्रह करे तो राष्ट्रपति की मंजूरी से यूपीएससी भी उस राज्य की जरूरतों को पूरा मतलब भर्ती कार्य पूरा कर सकती है। लेकिन वो कब, जब हमारे 315 चार के तहत वहां का राज्यपाल आग्रह करे, तब है ये।
तो 315 के अंदर हमने देख लिया नियुक्ति के बारे में। अब हम देखेंगे 316 की बात। अनुच्छेद 316 में सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तीनों के बारे में हम बात करेंगे, यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी। तो उन तीनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, हमारे यूपीएससी के राष्ट्रपति के द्वारा, और जेएसपीएससी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यता की बात करें तो आधे सदस्यों को केंद्र या फिर राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, और सेम हमारे दोनों के अंदर बताया गया है कि आधे सदस्यों को हमारे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए केंद्र या फिर राज्य सरकार के अंदर, तभी हमारी योग्यता होगी कि सदस्य या अध्यक्ष बन सके। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो हमारा कार्यकाल होगा। लेकिन जो हमारे एसपीएससी और जेएसपीएससी की बात करें, इसमें 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वो क्या है, इनका कार्यकाल होगा। त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र किसको देंगे, तो हमारे यूपीएससी और जेएसपीएससी ये अपने-अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि हमारे एसपीएससी के त्यागपत्र हमारे किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। फिर हटाने और निलंबित करने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाना निलंबित करने की प्रक्रिया हमारे अनुच्छेद 317 में बताई गई है। हटाने की शक्ति की बात करें तो चाहे हमारी यूपीएससी हो, एसपीएससी हो, जेएसपीएससी हो, किसी भी सदस्य या फिर अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल उसे नहीं हटा सकता, आप इसे याद रखेंगे। आधार की बात करें तो आधार है एक ही कदाचार। कदाचार की बात करें तो कदाचार का यदि उस सदस्य पे या अध्यक्ष पे आरोप लगाया गया है, किसका, मिसबिहेव का आरोप लगाया गया है, तो राष्ट्रपति क्या है, मामले को सुप्रीम कोर्ट को सौंप देता है जांच करने के लिए, किसको, सुप्रीम कोर्ट को मामला सौंप देता है। और सुप्रीम कोर्ट की जांच में यदि वो सदस्य या फिर अध्यक्ष दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा देता है। बात करें निलंबन की तो जब तक जांच चलती है, मतलब जांच पूरी होने तक राष्ट्रपति क्या यूपीएससी या जेपीएससी के मामले में, और राज्यपाल क्या एसपीएससी के मामले में सदस्य को क्या निलंबित कर सकता है जब तक वो जांच चल रही हो। तो बिना जांच के हटाने की बात करें, बिना जांच के हटाने की बात करें तो दिवालिया होने या फिर दूसरे पद से वेतन लेने या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के भी उसे पद से हटा सकता है। लेकिन कब, जब वो दिवालिया हो जाए, दूसरे पद से वेतन लेने लगे या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी उसे पद से हटा सकता है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 318। ये क्या बताता है, हमारा सेवा शर्तें और कर्मचारी की संख्या कितनी होगी उसकी बात करें तो आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र में तुम्हारे राष्ट्रपति को है, राज्य में किसको है, राज्यपाल को है। आप इसे याद रखेंगे कि केंद्र में हमारे राष्ट्रपति को, राज्य में क्या है, राज्यपाल को। वो क्या है, आयोग के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी और उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, ये हमारे अनुच्छेद 318 में बताया गया है। अनुच्छेद 319 की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद में अन्य पदों पर रोक लगाई गई है। तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रिटायरमेंट के बाद रोजगार पर सख्त नियम है। इनकी बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में क्या कहा गया है, तो रिटायरमेंट के बाद भारत या फिर राज्य सरकार के अधीन कोई भी नौकरी नहीं करेगा। कौन, यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी के सदस्य की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर किसी राज्य मतलब एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, कोई नौकरी नहीं कर सकता सदस्य। एसपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो केवल यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर सदस्य बन सकता है या किसी दूसरे राज्य का अध्यक्ष बन सकता है। उस राज्य में उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी एसपीएससी के अध्यक्ष की। फिर एसपीएससी के सदस्य की बात करें तो वह क्या है, केवल यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर सदस्य बन सकता है या अपने या दूसरे राज्य का मतलब एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, एसपीएससी का सदस्य। तो इस तरह हमने उनकी पुनर्नियुक्ति के प्रावधान देख लिए। अगला अनुच्छेद आता है 320। 320 क्या कहता है, आयोग के क्या क्या कार्य हैं। कार्यों की बात करें, जो हमारी सिविल सेवाएं होती है आईएएस आईपीएस और जो हमारी केंद्रीय सेवाएं होती हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने का काम यूपीएससी करता है। सिविल सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति मतलब प्रमोशन और स्थानांतरण के जो नियम होते हैं उन पे सलाह, सरकार को सलाह देने का काम करता है। सिविल सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन के मामले में सरकार को परामर्श देने का काम भी हमारी यूपीएससी करता है। अब 321 के तहत क्या इनके कार्य का विस्तार की बात करें तो यदि यूपीएससी को और भी अधिक काम सौंपे जाए, क्या यदि यूपीएससी को और अधिक काम सौंपने हो, जैसे किसी नगर निगम या प्राधिकरण की कोई भर्ती हो, तो ये शक्ति संसद के पास है, तो यूपीएससी को ऐसे काम दिए जा सकते हैं। राज्य आयोग मतलब जो एसपीएससी है, इसके लिए ये शक्ति हमारे राज्य विधानमंडल के पास है, जबकि हमारी यूपीएससी के मामले में ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास। अब जो आयोग है तो आयोग के व्यय और खर्चों की बात करें, यूपीएससी का खर्च मतलब वेतन और भत्ते भारतीय संचित नीति पर भारित होता है, क्योंकि एसपीएससी का खर्च बात करें किस पे, राज्य की संचित नीति पे भारित होता है। इसकी बात करें कि भारित होने का मतलब क्या है, भारित होने का मतलब है इन खर्चों पर संसद या फिर विधानमंडल में
क्या है, विधानसभा में मतदान नहीं हो सकता, जिससे क्या है आयोग की स्वतंत्रता बनी रहती है। मतलब चर्चा की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं होता इनके खर्चों पर। वर्तमान में वेतन की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष को 2.5 लाख, यूपीएससी के सदस्य को 2.25 लाख, आरपीएससी मतलब राजस्थान के अध्यक्ष को 2.25 लाख और आरपीएससी के सदस्य को हमारे कितने 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख और 15,000 रुपए सदस्य को मिलते हैं, जबकि 2.25 लाख रुपए अध्यक्ष को मिलते हैं। बात करें अनुच्छेद 323 की, जो वार्षिक रिपोर्ट है उसकी बात करें, इसी को प्रतिवेदन भी कह सकते हैं। यूपीएससी क्या हर साल अपनी कामकाज की रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे क्या है संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। एसपीएससी की बात करें तो एसपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो इसे क्या है राज्य विधानमंडल में रखवाता है। बात करें यदि सरकार आयोग की कोई सलाह नहीं मानती है, यदि सरकार क्या है आयोग की कोई सलाह नहीं मानती, तो सरकार को इस रिपोर्ट के साथ में एक ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम संसद या फिर विधानमंडल को बताना पड़ेगा। क्या एक ज्ञापन या फिर मेमोरेंडम रख के संसद या विधानसभा को बताना होगा कि ये सलाह उन्होंने क्यों नहीं मानी। बात करेंगे हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री के बारे में बात करें तो लेटरल एंट्री क्या होती है, सरकार की एक विशेष भर्ती प्रक्रिया होती है। लेटरल एंट्री क्या होती है, सरकार की एक विशेष भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य क्या है पारंपरिक सिविल सेवा परीक्षा से अलग सीधे विशेषज्ञों को प्रशासन में शामिल करना होता है। बात करिए इसके अर्थ और प्रक्रिया की, तो ये इस व्यवस्था के माध्यम से सरकारी मंत्रालयों और विभागों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के मतलब मिडिल और सीनियर लेवल के पदों पर उन व्यक्ति की भर्ती की जाती है जो पारंपरिक लोग सरकारी सेवा से बाहर होते हैं। जैसे मान निजी क्षेत्र या अकादमिक क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं इनको हमारे सिस्टम के अंदर डालने का प्रयास किया जाता है, वो भी मिडिल और सीनियर लेवल पे। बात करें इसका उद्देश्य की, तो प्रशासन और सरकारी सेवा में या प्रशासन और सरकारी सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखने वाले दक्षता और नवीन कौशल को प्रशासन के अंदर लाने का कार्य करता कौन, लेटरल एंट्री। बात करें लेटरल एंट्री के जरिए जो भी हमारे सदस्य प्रशासन के अंदर आएंगे तो उनका कार्यकाल कितना होगा। ये भर्ती के अनुबंध के आधार पे होती है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होती है, परमानेंट नौकरी नहीं होती है, जो सामान्यतः 3 से 5 वर्ष की होती है। और आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर देखें तो कार्यकाल और कार्यभूमिका को बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा प्रदर्शन होगा तो कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। योग्यता और अनुभव की बात करें तो इन पदों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 साल का प्रासंगिक व्यावसायिक अनुभव होना अनिवार्य है, मतलब रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लगभग 15 साल का। अब हम देखेंगे यूपीएससी स्वायत्त है, स्वतंत्र है, कैसे माने इस बात को, तो उसके कारण देख लेते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने पहले से सुनिश्चित कर दिया था कि आयोग क्या बिना किसी राजनीतिक या फिर बाहरी दबाव के निष्पक्ष रूप से काम करे। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। अब उपायों की बात करें, पहला उपाय आता है हमारे कार्यकाल की सुरक्षा। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित किया गया है और इन्हें संविधान में वर्णित अन्य सीमित या फिर जटिल प्रक्रिया जो हमारी क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसके माध्यम से ही हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। फिर सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं, तो नियुक्ति के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें जैसे वेतन भत्ते उन इनमें क्या है, इनमें इनके लिए कोई नुकसानदेह बदलाव मतलब जो अलाभकारी परिवर्तन कभी भी नहीं किया जा सकता इनके अंदर। एक बार नियुक्ति हो गई तो, और यदि बदलाव होते हैं तो नए अध्यक्ष या नए सदस्य पे वो लागू होंगे, वर्तमान वाले पे नहीं। फिर संचित निधि पर भारित व्यय की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इन पर संसद में मतदान नहीं होता, जिससे क्या है ये बजटीय दबाव से मुक्त रहते हैं। बजट पे इनकी चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता। बात करें पुनर्नियुक्ति पर रोक की, तो कार्यकाल की समाप्ति के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी या पद के लिए पात्र नहीं रहता है। सदस्य भी क्या क्या है केवल राज्य लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के पात्र होते हैं और कहीं के पात्र नहीं होते हैं। और ये प्रावधान उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी लाभकारी पद की लालच से दूर रखता है। फिर रिपोर्ट की बात करें तो सी रिपोर्ट किसको दी जाती है, सीधे राष्ट्रपति को। तो आयोग के अपनी वार्षिक कार्य संपादन रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है। तो इस तरह हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए जिससे पता चलता है कि यूपीएससी के सदस्य और जो अध्यक्ष है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। अब हम देखेंगे यूपीएससी की कुछ कमियों के बारे में और चुनौतियों के बारे में। यद्यपि यूपीएससी की साख बहुत ऊंची है, उसमें कमी निकालना बहुत टेढ़ा काम है, फिर भी बदलते समय के साथ इसमें कुछ संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक कमियां देखी जाती है। पहली कमी आती है हमारी पद है, तो पदों की केवल सलाहकार प्रकृति होती है। जितने भी हमारे पद है अध्यक्ष और पद उनकी क्या है सलाहकारी प्रकृति। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत यूपीएससी केवल क्या है एक सलाहकारी निकाय, सरकार इनकी सिफारिशों को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
हालांकि सरकार को सिफारिश न मानने का कारण संसद को बताना पड़ता है, फिर भी अंतिम निर्णय तो कार्यपालिका का ही होता है कि उसे मानना है या नहीं मानना। तो भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगना मतलब लंबी अवधि लगना उसकी बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा सीएससी के नोटिफिकेशन लेके अंतिम परिणाम आने तक लगभग 1.5 साल का समय लग जाता है। और ये लंबी अवधि क्या है, उम्मीदवारों को अत्यधिक मानसिक और आर्थिक दबाव में डाल देती है। बहुत सारा पैसा और समय लग जाता है। इस सदस्यों के चयन में पारदर्शिता की कमी की बात करें तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट, खुली और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया मतलब कॉलेजियम प्रणाली नहीं है। सरकार क्या अपनी मर्जी से नियुक्तियां करती है, जिससे क्या कई बार योग्यता के बजाय राजनीतिक झुकाव या फिर नौकरशाही के पसंदीदा लोगों को जगह मिलने का आरोप लग जाता है। फिर बात करें विशेषज्ञता का अभाव तो आधुनिक प्रशासन में हमारे साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस, जटिल अर्थशास्त्र जैसे जो क्षेत्र है उनके विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जबकि हमारी यूपीएससी की पारंपरिक परीक्षा है ना, ये क्या है पारंपरिक परीक्षा प्रणाली अभी भी हमारे जर्नलिस्ट मतलब सामान्य को अधिक प्राथमिकता देती है, जिससे कि हमारे लेटरल एंट्री जैसे बाहरी रास्तों की जरूरत पड़ी है। यदि यूपीएससी शुरुआत समय से इसमें सुधार कर लेता तो लेटरल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्षेत्रीय भाषाई असंतुलन की बात करें तो प्रारंभिक मतलब प्रीलिम्स और मेंस मतलब मुख्य परीक्षा के पैटर्न को लेके अक्सर ये आरोप लगता है कि अंग्रेजी माध्यम और शहरी या फिर तकनीकी पृष्ठभूमि जो आईआईटी आईआईएम के छात्र है उनके लिए ज्यादा अनुकूल है ये परीक्षा। जैसे हमारे ग्रामीण और भाषाई रूप से जो विविध पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनको इससे नुकसान होता है। तो ये हमारी कुछ कमियां हैं यूपीएससी को लेके। अब बात करें हमारे यूपीएससी के अंदर कुछ सुधार किए जा सकते हैं उनकी बात करें तो आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए क्या आधुनिक, पारदर्शी, कुशल बनाने के लिए कुछ सुधार किए जा सकते हैं। जैसे भर्ती चक्र को छोटा किया जा सकता है। तो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग जो सेकंड एआरसी थी, इसकी सिफारिश के अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार इनको समेटकर 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि छात्रों का समय बर्बाद ना हो। फिर नियुक्ति के लिए पारदर्शी व्यवस्था की बात करें जिसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था की बात की गई थी। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कॉलेजियम सिस्टम की बनाई जाना चाहिए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए ताकि योग्यतम और निष्पक्ष लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। फिर आधुनिक पाठ्यक्रम और तकनीकी समावेशन की बात करें तो परीक्षा के पाठ्यक्रम को क्या है इस तरह से बदला जाना चाहिए कि वो रटने की प्रवृत्ति की बजाय उम्मीदवार की प्रशासनिक योग्यता, समस्या समाधान क्षमता और आधुनिक तकनीकों जैसे हमारा एआई, ई गवर्नेंस है, इसकी समझ का परीक्षण कर सके। तो भाषाई और क्षेत्रीय समानता की बात करें तो भारतीय भाषाओं के अनुवाद की गुणवत्ता विशेषकर हमारे हिंदी और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों में वो सुधारा जाना चाहिए। जो गुणवत्ता है अनुवाद की गुणवत्ता को सुधारा जाना चाहिए ताकि भाषाई आधार पर किसी छात्र के साथ कोई भेदभाव ना हो। फिर सशक्त सलाहकारी भूमिका की बात करें यूपीएससी की उन सिफारिशों को जो हमारे सिविल सेवकों के अनुशासन और सेवा से जुड़ी हुई है सरकार के लिए अधिक बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए ताकि हमारी क्या है प्रशासनिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम हो सके। अब हम देखेंगे यूपीएससी की वर्तमान संरचना के बारे में देखें तो वर्तमान में हमारे संघ लोक सेवा आयोग क्या है एक बहुसदस्यीय निकाय है। कुल सदस्यों की बात करें तो 9 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, 8 सदस्य। अध्यक्ष की बात करें कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। सदस्यों की बात करें वो कौन कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो रिटायर्ड है, रिटायर्ड आईएएस है, सुश्री सुमन शर्मा, श्री विद्युत बिहारी स्वयं, डॉक्टर दिनेश दासा, श्री शील वर्धन सिंह, हमारे श्री संजय वर्मा, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, श्रीमती अनुराधा प्रसाद। तो ये हमारे क्या 8 सदस्य है और एक अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। अब दोबारा से एक बार वापस क्रक्स देख लेते हैं यूपीएससी से संबंधित। तो संविधान के तहत यूपीएससी क्या एक संवैधानिक निकाय है जिसके संचालन से जुड़े हुए कुछ नियम कौन कौन से। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। सदस्य और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसे देंगे, सीधे राष्ट्रपति को। कार्यकाल क्या होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वही है ना इसका कार्यकाल होगा। योग्यता क्या होगी, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्या सदस्यों के संविधान में सदस्यों की संख्या और विशेष योग्यता का कोई कड़ा निर्धारण नहीं किया गया है। हालांकि एक नियम है कि कम से कम आधे सदस्यों के पास केंद्र फिर या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों की सेवा का अनुभव होना चाहिए। वेतन और भत्तों की बात करें तो इनके वेतन और भत्ते क्या है, खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, मतलब इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। सेवा शर्तों की बात करें तो सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। या सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हटाने की प्रक्रिया रिमूवल की बात करें तो कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच और परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। पुनर्नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई भी व्यक्ति क्या है उसी पद पर पुनर्नियुक्ति मतलब रीअपॉइंटमेंट का पात्र नहीं रहेगा।
बात करें इनके बारे में, कुछ फैक्ट्स है तो परीक्षा में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं जो यूपीएससी के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। पहला अध्यक्ष कौन था? सर रोसबर्गर, 1926 में। पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सैयद अली रजा और वी राघवाचारी। आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन है? आर एन बनर्जी, मतलब 1950 के बाद की बात करें। वर्तमान की बात करें तो कौन है ये हमारे? डॉक्टर अजय कुमार। और जो अध्यक्ष है उनकी एक सूची देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बात करें शुरू से लेकर पहले अब तक। सर रोसबर्गर अक्टूबर 1926 से अगस्त 1932 तक। सर डेविड पैट्री अगस्त 1932 से 1936 तक। सर आइव गार्डन 1937 से 1942। सर एफ डब्ल्यू रॉबर्टसन 1942 से 1947। एच के कृपलानी 1947 से 1949। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। फिर आते हैं आर एन बनर्जी जो हमारे जनवरी 1949 से मई 1955। एन गोविंदराजन, तो ये अवधि तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप नाम नाम सुन लीजिए। डी एस हेमजादी, डी एन झा, के आर दामले, आर सी एस सरकार, ए आर किदवई। ये हम देख सकते हैं हमारे राज्यपाल भी रह चुके हैं, ए आर किदवई। ये एम एस शाहरे, एच के एल कपूर, जेपी गुप्ता। फिर आते हैं हमारे आर एम बाथ्यू हमारे यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रही है सितंबर 1992 से अगस्त 1996 तक। एस जे एस छत्तीवाल, जे एम कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ, पीसी होता, माता प्रसाद, एस आर हाशिम, गुरबचन जगत, सुबीर दत्ता, डीपी अग्रवाल, रजनी रजदन, दीपक गुप्ता, अलका सिरोही, डेविड आर सिमिल सिमिल और विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना, दीपक कुमार जोशी, मनोज सोनी, डॉक्टर प्रीति सुदन, डॉक्टर अजय कुमार के वर्तमान में हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने यूपीएससी के सभी प्रावधानों के और अध्यक्षों की सूची के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।